अब एक काम करते हैं, अब मार्केट पर आते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे वीकेंड पे कि क्या हुआ मार्केट में। एकदम से जो मार्केट इतना अच्छा लग रहा था और जिस पर हम 20,500 और 21,000 तक की एक टाइम पे बात कर रहे थे, उसमें क्या हुआ? पहले तो खैर मिड कैप्स ने पहला एक इंडिकेशन दे दिया था कि कुछ बदला था मार्केट में, लेकिन पिछले हफ्ते लार्ज कैप्स ने कोलैप्स करना शुरू किया और उसको लीड किया एचडीएफसी बैंक ने। दो चीज़ें बदली पिछले हफ्ते, एक तो एचडीएफसी बैंक के समीकरण बदले और एक ग्लोबल सेंटीमेंट बदले। ये एचडीएफसी बैंक की 3 दिनों की डिलीवरी नंबर्स हैं आशीष। मंडे को वो एनालिस्ट मीट हुई थी, आपको याद होगा, और मंडे को भी वैसे स्टॉक वीक था, लेकिन मंडे का मैंने डेटा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मंडे को वो कुछ ज़्यादा था नहीं, असली गिरावट शाम को अपडेट आनी, मंडे शाम को अपडेट आई थी। तो 20 तारीख को 5,700 करोड़ की डिलीवरी सेलिंग, और वहीं नहीं रुके हम। 21 तारीख को 3,300 करोड़, क्योंकि 20 सितंबर को मुझे याद है मेरी राहुल अरोड़ा से भी शो में बात हो रही थी। सबको ये लग रहा था कि उस दिन हो गया जितना पॉइजन निकलना था, लेकिन 21 सितंबर को फिर 3,300 करोड़ की सेलिंग और 22 सितंबर को फिर 3,200 करोड़ की सेलिंग। मतलब कुल मिलाकर 3 दिन में 12,200 करोड़ की सेलिंग सबसे बड़े स्टॉक में। 14% वेट है इसका निफ्टी में, 28% वेट है इसका बैंक निफ्टी में। ऐसे स्टॉक में 12,000 करोड़ की सेलिंग। और ये तो मैं ये कहूँगा कि फिर भी हमारी मार्केट टेक्निकली देखा जाए तो इतनी नहीं गिरी। अगर जो सबसे बड़ा स्टॉक है वो इस तरीके से इतनी सेलिंग देख रहा है तो भी लेकिन उसका इम्पैक्ट आया 7 दिन में। एचडीएफसी बैंक गिरा 7%, और ऑब्वियसली 7% अगर एक स्टॉक गिरेगा जिसका कि 15% वेट है, तो आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए, सिंपल अरिथमेटिक है, 1% के करीब निफ्टी पर पूरा इंपैक्ट उसकी वजह से आ गया। अब आइए आप दूसरा क्या समीकरण बदला मार्केट में। यूएस फेड ने जो हॉकिश पॉज किया, और ना सिर्फ हॉकिश पॉज किया बल्कि क्लियर कट मार्केट को बोल दिया कि अब आप रेट कट तो भूल जाइए, चांस ही नहीं, रेट हाइक होगा और आगे और लंबे समय तक ये रेट्स हाई रहेंगे। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में एक वैल्यूएशन रीसेट हुआ। वैल्यूएशन रीसेट कब होता है? जब आप इमर्जिंग मार्केट्स को, किसी भी मार्केट को एक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वैल्यूएशन देते हैं कि आप रिस्क फ्री आपको इतना मिल रहा है। अगर आपको यूएस में रिस्क फ्री 1 साल तक 6%, 6.5%, 7% मिल रहा है, करेंसी रिस्क भी नहीं है, तो आप इमर्जिंग मार्केट में क्यों आएंगे जहां पर आपको कम से कम 10% चाहिए वो करेंसी फैक्टर को नेगेट करने के लिए, और ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल पर। इसके लिए इमर्जिंग मार्केट में सेलिंग होती है। जो लोग पूछते हैं कि क्यों यूएस के रेट्स का और इंडियन मार्केट का क्या रिलेशनशिप है, वो ये रिलेशनशिप है कि आप रिस्क फ्री जो रेट होता है उस पर आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आप बाकी मार्केट में रिस्क क्यों लोगे? अगर आपको एफडी में मिल रहा है यहाँ पर 10% और आपको बोला जाए कि इंडियन मार्केट 8, मतलब मार्केट 8% बढ़ेगा, तो आप ऑब्वियसली एफडी में डालेंगे, वहाँ रिस्क भी नहीं है। तो ये एक चीज़ थी जो बॉन्ड यील्ड थी, जो हमारी 17 साल के हाई पर पहुंची। डॉलर इंडेक्स 106 पर आ गया। ऑब्वियसली डॉलर की डिमांड वापस बढ़ रही है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब डॉलर में रहना ठीक रहेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था फ्राइडे को हमारे पास बहुत बड़ा क्यू था चलने के लिए। वो जो ग्लोबल बॉन्ड इंक्लूजन था वो बहुत बड़ा क्यू था, आगे भी रहेगा, ऐसा नहीं है। मार्केट का सेंटीमेंट खराब है, क्यू बहुत बड़ा था, लेकिन तब भी नहीं चले हम फ्राइडे को। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि मार्केट का टेक्सचर जो है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है, सेल ऑन रैली हो चुका है। बहुत सही। ये एक्चुअली पिछले हफ्ते दिक्कत भरा रहा, उस पर सबके सवाल थे, कई सारे इंपॉर्टेंट सवालों का आंसर आपको मिलता हुआ। क्यों इस तरह से रीसेट हो रहा है, क्यों पिछले हफ्ते हर दिन दबाव के साथ भारतीय बाजारों में कामकाज हुआ, समीकरण बदल रहे